नमस्कार। एक सवाल जो अक्सर हमारे जहन में आता है कि भारत में असली सत्ता किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के या फिर प्रधानमंत्री के? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और भारत के सबसे शक्तिशाली पद यानी प्रधानमंत्री के पद की शक्तियों, इतिहास और जिम्मेदारियों को समझेंगे। तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को असल में चलाता कौन है? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। और ये जवाब भारत की पूरी सरकारी संरचना के दिल में बसा है। देखिए, कई बार हमें लगता है कि राष्ट्रपति ही सबसे ऊपर हैं, है ना? लेकिन असली एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब कामकाज की जो असली ताकत है, वो कहीं और है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर देश को चलाने में प्रधानमंत्री का रोल क्या है। मतलब भारतीय राजनीति में ये जो टॉप जॉब है, ये इतनी अहम क्यों है? यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात समझनी होगी। प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं, पूरे देश या राज्य के नहीं। इसे एक बड़ी कंपनी की तरह सोचकर देखिए। जो राष्ट्रपति हैं, वो समझिए बोर्ड के चेयरमैन हैं, एक सम्मानजनक पद। लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं, वो हैं उस कंपनी के सीईओ, जो रोजमर्रा के काम देखते हैं, सारे बड़े फैसले लेते हैं और कंपनी को चलाते हैं। और भारत की पूरी व्यवस्था का जो पावर बैलेंस है ना, वो यहीं दिखता है। एक तरफ प्रधानमंत्री, जिनके पास असली एग्जीक्यूटिव पावर है, सरकार वही चलाते हैं। दूसरी तरफ राष्ट्रपति, जो देश के औपचारिक प्रमुख हैं, हेड ऑफ स्टेट, वो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर काम करते हैं। तो एक तरह से एक सीईओ हैं, तो दूसरे पूरे राष्ट्र के संरक्षक। तो ठीक है, अब जब हम ये समझ गए हैं कि प्रधानमंत्री का रोल क्या है, तो सवाल उठता है कि कोई इस पद तक पहुंचता कैसे है, और एक बार कुर्सी पर पहुंचने के बाद उनके पास कौन कौन सी शक्तियां होती हैं। आइए अब इसे समझते हैं। तो कोई प्रधानमंत्री बनता कैसे है? देखिए, ये सिर्फ एक चुनाव जीत लेने भर की बात नहीं है। इसके पीछे एक पूरी संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसके कुछ तय और जरूरी कदम हैं। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। तो ये रास्ता 4 अहम पड़ावों से होकर गुजरता है। पहला और सबसे जरूरी कदम है लोकसभा में बहुमत का विश्वास हासिल करना, यानी मेजॉरिटी सपोर्ट। ये तो हमारे लोकतंत्र का आधार है। जब ये हो जाता है, तब राष्ट्रपति बहुमत वाले नेता को सरकार बनाने का न्योता देते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि अगर वो व्यक्ति उस समय संसद का सदस्य नहीं भी है, तो भी प्रधानमंत्री बन सकता है। बस शर्त यह है कि 6 महीने के अंदर उसे संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनना होगा। और आखिर में राष्ट्रपति के सामने पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है। और ये पूरी प्रक्रिया हवा में नहीं है। इसका आधार है हमारे संविधान का अनुच्छेद 75(1). ये साफ साफ कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। और इतना ही नहीं, बाकी मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। यानी अपनी टीम, अपनी कैबिनेट चुनने की असली शक्ति प्रधानमंत्री के ही हाथ में होती है, और इसी से सरकार की पूरी दिशा तय होती है। चलिए, नियुक्ति हो गई, शपथ भी ले ली। अब सवाल यह है कि प्रधानमंत्री के हाथ में देश को चलाने के लिए क्या क्या पावर्स होती हैं, उनके मुख्य अधिकार क्या हैं? प्रधानमंत्री की शक्तियां बहुत बहुत ज्यादा हैं। वो सरकार की पूरी एग्जीक्यूटिव ब्रांच को लीड करते हैं, अपने कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। किस मंत्री को रखना है, किसे हटाना है, ये फैसला पूरी तरह उनका होता है। इतना ही नहीं, देश के कुछ सबसे अहम विभाग, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और स्पेस, ये सीधे प्रधानमंत्री के अंडर आते हैं। और जाहिर है, जब बात दुनिया की आती है, तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो भारत का चेहरा होते हैं। और उनका असर सिर्फ सरकार चलाने तक ही सीमित नहीं है। सोचिए, देश की बड़ी बड़ी स्वायत्त संस्थाएं, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, सीएजी, यूपीएससी के चेयरमैन, इन सब अहम पदों पर नियुक्ति के लिए प्रधानमंत्री ही सिफारिश करते हैं। मतलब वो देश की ब्यूरोक्रेसी और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भी एक गहरा असर डालते हैं। तो ये तो हुई शक्तियों की बात। अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं। देखते हैं कि आजादी से लेकर अब तक प्रधानमंत्री का ये पद कैसे बदला है, कैसे इवॉल्व हुआ है। 14, बस 14। जी हां, आजादी से लेकर आज तक भारत में सिर्फ 14 अलग अलग प्रधानमंत्री हुए हैं। ये एक छोटा सा नंबर अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। इसमें स्थिरता के लंबे दौर भी हैं और राजनीतिक उथल-पुथल के दशक भी। ये टाइमलाइन एक तरह से भारतीय राजनीति का सफर है। शुरुआत होती है जवाहरलाल नेहरू के लगभग 17 साल के कार्यकाल से। फिर 1966 में इंदिरा गांधी देश की पहली और एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी। बीच में इमरजेंसी का दौर भी आया। फिर 1977 में मोरारजी देसाई के रूप में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। और फिर आया 90 का दशक, गठबंधन सरकारों का दौर, जहां 10 साल में 6 सरकारें बदल गईं। हर एक पड़ाव ने इस पद को एक नया रूप दिया। और ये जो टेबल है,
ये पार्टियों के लिहाज से कहानी को और साफ करती है। आप देख सकते हैं कि दशकों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दबदबा रहा। लगभग 54 साल तक देश को कांग्रेस से प्रधानमंत्री मिले। लेकिन हाल के दशकों में भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी ताकत बनके उभरी है। ये दिखाता है कि कैसे भारत का राजनीतिक मिजाज एक पार्टी के दबदबे से हटकर एक मल्टी पार्टी कंपटीशन की तरफ बढ़ा है। तो ये तो हुई राजनीति और इतिहास की बातें। अब जरा इस पद से जुड़ी कुछ और दिलचस्प चीजों पर नजर डालते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री का घर, उनकी सुरक्षा और रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी। 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली। ये सिर्फ एक पता नहीं है, ये भारतीय सत्ता का पावर सेंटर है। यही है भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास। इतने बड़े पद के साथ जाहिर है बहुत ही हाई लेवल की सुरक्षा भी जुड़ी होती है। जमीन पर चलने के लिए बख्तरबंद गाड़ियों का काफिला, हवा में सफर के लिए एयर इंडिया 1 जो किसी चलते फिरते किले से कम नहीं, और 24 घंटे सुरक्षा के लिए SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के कमांडो तैनात रहते हैं। सब कुछ ये सुनिश्चित करने के लिए कि देश का नेतृत्व सुरक्षित रहे। और अगर सैलरी की बात करें तो हाल के आंकड़ों के मुताबिक भारत के प्रधानमंत्री की मासिक सैलरी करीब 2,80,000 रुपए है। हाँ, इसके अलावा और भी कई भत्ते मिलते हैं। अच्छा, पद छोड़ने के बाद क्या होता है? पद छोड़ने के बाद भी राष्ट्र की सेवा के सम्मान में पूर्व प्रधानमंत्रियों को कई सुविधाएं मिलती हैं। उन्हें रहने के लिए सरकारी बंगला मिलता है, स्टाफ मिलता है और सुरक्षा कवर भी जारी रहता है। ये सब पद की गरिमा को बनाए रखने के लिए जरूरी समझा जाता है। और अब अंत में एक बड़ा सवाल, जैसे जैसे दुनिया में भारत का कद बढ़ रहा है, देश का भविष्य किस चीज से ज्यादा तय होगा? प्रधानमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व और करिश्मे से, या फिर इस पद की अपनी संस्थागत शक्ति से? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले सालों में भारत की दिशा तय करेगा।